अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 3 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 7 जजों का जो लार्जर बेंच है, उसने कुछ सहाफ़ियों को तौहीन अदालत का नोटिस भेजा है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जाली डिग्री के मामले पे। इस पे तफ़सील से बात करेंगे कि क्या ये जो नोटिस है, ये उल्टा भी पड़ सकता है अगर जिन सहाफ़ियों को ये नोटिस जारी किया गया है, वो डिग्री के बारे में कोई हक़ाइक़ ले आते हैं, तो उस सूरत में क्या होगा? इस पे तफ़सील से बात करेंगे। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे, कल हुकूमत ने आईएसआई को ये इख्तियारात दे दिए हैं कि वो किसी भी शहरी की पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी के तनाजुर में कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसके हवाले से तमाम तर जो डाटा है वो हासिल कर सकते हैं। इस पे तफ़सील से बात करेंगे कि माजी में इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का जो फैसला था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का, वो ना सिर्फ ख़त्म किया बल्कि उनकी जो हुकूमत ख़त्म होने की 1996 की जो हुकूमत थी ख़त्म करने की अहम वजह भी यही थी कि वो जो है लोगों के टेलीफ़ोन रिकॉर्ड करते थे उस टाइम एजेंसीज़। तो इस पे तफ़सील से बात करेंगे और तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे, आज मखसूस नशिस्तों का जो केस है वो इख्तिताम पज़ीर हो चुका है। जो चीफ़ जस्टिस हैं उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो फ़ैसला महफ़ूज़ कर रहे हैं और इस हवाले से वो जल्द ही ये फ़ैसला सुनाएँगे। इसका मुतवक्के तौर पे नतीजा क्या हो सकता है, इस पे भी तफ़सील से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 7 जजेस का जो कल तौहीन अदालत का नोटिस जारी करने का मामला है। आपके इल्म में है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उनके हवाले से ये सोशल मीडिया के ऊपर पहले खबरें गर्दिश की कि उनकी जो डिग्री है वो जाली है। जो एलएलबी की डिग्री थी, जो उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से वो की थी 1987 की जो उनकी रजिस्ट्रेशन थी, उस पे किसी शहरी ने जो है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन लॉ के तहत कराची यूनिवर्सिटी को भेजा था, रिक्वेस्ट भेजी थी इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट कि ये बताया जाए कि क्या इनकी जो डिग्री है वो असली है या जाली है, जिसकी बाद कराची यूनिवर्सिटी ने एक लेटर उस शहरी को जारी किया कि हमारी जो तहकीकात हैं उसके मुताबिक ये इस जो रजिस्ट्रेशन नंबर है जिसके नाम पे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का नाम दर्ज है, इस डिग्री के ऊपर भी रजिस्ट्रेशन नंबर जो है, तो उनके रिकॉर्ड के मुताबिक ये किसी इम्तियाज़ नामी शख्स की है। उसके बाद आपने देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर कुछ सहाफ़ियों ने भी इस हवाले से जो यूनिवर्सिटी के लेटर हैं, ट्रांसक्रिप्ट है या इस तरह की बाकी जो इन्फॉर्मेशन थी और कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, वो सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो सर्कुलेट की और ये खबर वायरल हो गई। उसके बाद आपने देखा कि 2-3 दिन तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कोई रद्द अमल जारी नहीं किया गया। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट कवर करने वाले जो रिपोर्टर्स हैं, सहाफ़ी हैं, उनसे भी मैंने पूछा कि ये खामोशी क्यों है? तो उन्होंने भी यही बताया था कि इस हवाले से कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से बाकायदा लाहे अमल जारी किया जाएगा। फिर आपने देखा कि मंडे के दिन कल यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 7 रुकनी जो बेंच है, सिर्फ़ 1 जज उसमें से माइनस थे, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, क्योंकि ये उनके अपने बारे में केस था। तो ये तमाम तर जो जजेस थे, उन्होंने ये मुत्तफ़िक़ा तौर पे फ़ैसला किया है कि इस हवाले से सख्ती से निपटा जाएगा और जिन लोगों ने इस प्रोपेगेंडा में हिस्सा लिया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। तो उसके बाद आपने देखा कि तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया है। अब जो है काफ़ी सारे लोग ये पूछते हैं कि ये क्या होगा आगे का प्रोसेस? तो तौहीन अदालत का नोटिस जारी करना एक डिफरेंट चीज़ है, जब उसके बाद ट्रायल शुरू होगा तौहीन अदालत का, क्योंकि अदालत जो है वो किसी को सुने बगैर जो है वो तौहीन अदालत के जुर्म में उसे सज़ा नहीं दे सकती। जब सुना जाएगा तो जो ये सहाफ़ी, जिन 3 सहाफ़ियों को गरीदा फ़ारूकी हैं, हसन अय्यूब हैं और उसके साथ एक और हैं फ्रीलांसर हैं, अमार सोलंकी, इनको तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया है, तो वो डेफ़िनेटली जो अपने दिफ़ा में वो पेश करेंगे। जो उन्होंने सोशल मीडिया और ट्विटर के ऊपर जो है वो जारी किया था, मसलन जो डिग्री और यूनिवर्सिटी का लेटर है या ट्रांसक्रिप्ट है या कोई इस हवाले से जो भी इन्फॉर्मेशन है वो तौहीन अदालत में के जो केस है अपने दिफा में ये जारी करेंगे। तो उसके बाद जारी करने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इस तरह फैसला नहीं दे सकती जब तक कि इसको वेरीफाई नहीं कराया जाएगा कि ये जो यूनिवर्सिटी की तरफ से लेटर जारी किया गया या जो फिर रजिस्ट्रेशन के हवाले से ये डिग्री इनकी वाकई जाली है या असली है। तो इस सूरत में जब ये तहकीकात होंगी तो सामने जो हकायक हैं वो सामने आ जाएंगे। तो पहला सवाल तो ये बनता था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सहाफ़ियों को तो इस पे तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है, लेकिन उस यूनिवर्सिटी को कराची यूनिवर्सिटी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी नहीं किया, जिसने ये लेटर जारी किया था जाली डिग्री के हवाले से या जिस पे रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो सवालात उठाए गए थे। तो हक तो यही बनता था कि पहले नंबर पे यूनिवर्सिटी को ये जो है वो तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया जाता और दूसरे नंबर पे ये भी था कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये जल्दी में फैसला नहीं किया, क्योंकि
होना तो यही चाहिए था कि तौहीन अदालत अगर ये एक्सेसिवली आप यूज़ करेंगे तो उससे फिर अदलिया का जो खौफ है और जो एक एहतराम है वो ख़त्म होता जाएगा। एक अच्छा तरीका यही होता कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये जो सातों जजेस हैं, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के ज़िम्मे लगाते कि आप यूनिवर्सिटी को अप्रोच करें, उनसे पूछें कि ये जो लेटर सर्कुलेट किया गया है, किस बुनियाद के ऊपर किया गया है और इसमें जो हक़ाइक़ बयान किए गए हैं, ख़ास तौर पे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री के हवाले से, उसमें क्या हकीकत है? क्या वाक़ई ये जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री के ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर है यूनिवर्सिटी का और जो दूसरे पाकिस्तान का एक शहरी है इम्तियाज़, उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर सेम है, तो फिर इससे क्या मतलब है? जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने तौर पे ये अगर तहकीकात करा लेता, तो उसके बाद ज़्यादा बेहतर होता कि वो तौहीन अदालत का नोटिस जारी करे या कुछ भी। तो इस हवाले से हमने देखा है कि ये अदलिया की तरफ से जो एक 6 जजेस की तरफ से जुडिशियल एक्टिविज़्म शुरू किया गया है, मैं समझता हूँ कि ये अदलिया के लिए किसी सूरत भी अच्छा एक और इसे काबिल तकलीद अमल नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये बड़ा एक डुअल स्टैंडर्ड हमारी तरफ से ये सामने आ रहा है अदलिया की तरफ से। एक तरफ जो चीफ जस्टिस हैं काज़ी फ़ायज़ ईसा उनके खिलाफ जो है वो बड़ा सख्त किस्म का प्रोपेगेंडा, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही है। पीटीआई के जो कोर कमेटी के अरकान हैं, उनकी तरफ से, पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, उनकी तरफ से, पीटीआई के जो ओहदेदार हैं, उनकी तरफ से, लेकिन उसके ऊपर कोई जो है वो नोटिस नहीं लिया जाता, लेकिन एक जज के हवाले से अगर कोई फैक्ट्स के ऊपर मबनी है बात या नहीं है, इसकी तहकीकात ही नहीं हुई, उसके बावजूद भी जो है वो पहले ही तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया गया है, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है। क्योंकि ये जब ये तहकीकात होंगी इसके हवाले से तो 3 चीज़ें बड़ी अहम हैं, जो कि ज़हन में रखनी चाहिए। पहले नंबर पे ये कि तौहीन अदालत जो है वो किसी अदलिया को या जजेस को अब्यूज़ करने के हवाले से होती है। तौहीन अदालत जो है वो किसी जो ज़ेर समाअत केस हो उस पे असरअंदाज होने के लिए होती है, तौहीन अदालत जो है वो मुदाखलत के लिए होती है, तौहीन अदालत अदलिया को स्कैंडलाइज़ करने के हवाले से होती है। लेकिन तौहीन अदालत अगर सच कोई बोला जाए, कोई सच्ची इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए, चाहे वो अदलिया के हवाले से हो, जजेस के हवाले से हो, उसके ऊपर तौहीन अदालत नहीं हो सकती। दूसरा कोई किसी भी अदालत के जो फैसला है, उसके ऊपर जायज़ एक तनकीद है, जो उसके ऊपर तौहीन अदालत नहीं हो सकती और तीसरा जो है फेयर कमेंट के ऊपर भी नहीं हो सकती। अब ये अदालत ने पहले डिटरमाइन नहीं किया कि ये जो इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है वो सच्ची है या झूठी है। उससे पहले ही ये जो तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया है, जो कि मैं समझता हूँ कि आगे जब तहकीकात होंगी तो उससे पहले ही ये कर लिया जाना चाहिए था इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। बहरहाल इस हवाले से क्योंकि अभी तो गर्मियों की छुट्टियों का उन्होंने ऐलान कर दिया था कि छुट्टियों के बाद ही इस केस के ऊपर समाअत होगी। जब होगी तो इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। अब बढ़ते हैं जो कल हुकूमत ने एक आईएसआई को ये अख्तियारात दे दिए हैं कि किसी भी शहरी का जो है नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट के ज़ुमरे में आते हुए उनके टेलीफ़ोन कॉल जो है वो रिकॉर्ड की जा सकती हैं। तो इस हवाले से मैं आपको एक पहले माज़ी का वो बताता हूँ। 1996 में बेनज़ीर भुट्टो की जब हुकूमत ख़त्म की गई थी सदर फ़ारूक लगारी ने 58(2)B के तहत, तो जो उनके खिलाफ चार्जशीट बनाई गई थी, उसमें एक अहम जो उनके खिलाफ चार्ज था बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के खिलाफ वो ये था कि ये जजेस और जर्नैलों के और ख़ास-ख़ास कुछ लोगों ब्यूरोक्रेट्स के जो है टेलीफ़ोन कॉल्स रिकॉर्ड कराती हैं। तो उस बुनियाद के ऊपर ये जब इनकी हुकूमत ख़त्म की गई तो नवंबर 1996 में यूसुफ रज़ा गिलानी ने एक पिटीशन दायर की और एक जो है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने दायर की। तो इसका जो है 7 रुकनी सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच था, उसने समाअत की थी जस्टिस सज्जाद अली शाह की सरबराही में। जब ये समाअत तक ये इस जो 7 रुकनी बेंच ने फैसला दिया जनवरी 1997 में, तो उसमें उन्होंने ये जो टेलीफ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग है, उसको गैर कानूनी करार दिया और इस हवाले से ये डायरेक्शन भी जारी की कि अगर रियासत ने किसी के टेलीफ़ोन रिकॉर्ड करने हैं, तो इस हवाले से कोई जो सपोर्टिंग लॉ है, वो हुकूमत को पास करना चाहिए और जब तक कोई कानून पास नहीं हो जाता तब तक जो है वो अदलिया से बाकायदा एक कमेटी बनाई जाएगी, उससे इजाज़त के बगैर किसी शहरी का जो है टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड नहीं की जा सकती। तो प्रायर जो अप्रूवल थी वो लाजमी करार दी गई थी। अभी तक जहाँ तक 2024 आ गया है, इस हवाले से कोई टेलीफ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग के हवाले से कोई बाकायदा तौर पे कानून पास नहीं किया गया, हुकूमत की तरफ से कोई 28 साल हो गए हैं। अब जो इन्होंने एक नोटिफ़िकेशन इश्यू किया है, वो पीटीए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के तहत किया गया है कि ये जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं, उसके तनाज़ुर में नेशनल सिक्योरिटी के मामलात हैं, उस वजह से टेलीफ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग की
वो किया गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो ये हो सकता है कि ये जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू किया गया है, इस हवाले से टेलीफ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग जो मुजरिम है या इस तरह के दहशतगर्द हैं, उनके लिए उनको ट्रेस करने के हवाले से वो किया गया हो। लेकिन उसका एक और कॉन्टेक्स्ट भी है, आपको याद है कि ये पिछले कुछ अरसे से जस्टिस बाबर स्टार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने टेक अप किया हुआ है। जजेस की टेलीफ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग के हवाले से तो उस पे भी उस तनाज़ुर में अब अगर देखा जाए तो ये उसको लीगलाइज़ करने के हवाले से भी इसको मैं समझता हूँ कि ये जो एक नोटिफ़िकेशन इश्यू किया गया है। लेकिन अब ये देखना ये होगा कि क्या इसको चैलेंज किया जाता है कोई अदालत में या नहीं, और अगर चैलेंज किया जाता है तो हुकूमत किन बुनियादों के ऊपर इसका दिफ़ा करेगी। और अदलिया की तरफ से जो 1997 का जो जनवरी 1997 का जो फ़ैसला था, उसकी अगर ये खिलाफ वर्ज़ी है, कोई कानून भी नहीं है और हुकूमत की इस तरह एजेंसीज़ को वो दे रही है, तो इस पे बड़ा एक इंटरेस्टिंग जो भी अदालत की तरफ से कोई फ़ैसला आ सकता है या कोई भी अगर चैलेंज किया जाता है, तो ये एक मैं समझता हूँ कि बड़ा हुकूमत की तरफ से कोई अच्छा इक़दाम नहीं है जो ये किया गया है। इससे किसी भी शहरी की प्राइवेसी जो है वो नहीं रहे बरकरार नहीं रहेगी, क्योंकि एजेंसीज़ हों या हुकूमत हो, वो चाहे कोई भी नापसंदीदा शख्स हो, उसके जो है वो हर वक़्त जब अगर कॉल रिकॉर्ड करेगी तो इससे जो एक शहरियों का बुनियादी हक है वो भी इससे जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इसको हुकूमत को इस हवाले से कोई बाकायदा तौर पे कानून साज़ी करनी चाहिए कि अगर किसी स्पेसिफ़िक इंस्टेंस के लिए या स्पेसिफ़िक मामले के हवाले से किसी शहरी की निगरानी करनी है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन इस तरह स्वीपिंग एक जो है वो नोटिफ़िकेशन जारी कर देना, ये बड़ा जो है वो आगे ख़तरनाक साबित हो सकता है। बहरहाल इसके ऊपर भी तफ़सील से आगे कोई जो हुकूमत की तरफ से अगर कोई वाज़ेह तौर पे इस पे आता है, कोई मौक़िफ़ आता है या फिर कोई अदलिया में इसको चैलेंज किया जाता है, तो इस पे भी तफ़सील से फिर बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं ये जो आज सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला जो है 13 रुकनी जो फुल कोर्ट है उसने रिज़र्व कर लिया है, मखसूस नशिस्तों का जो केस का था, तो उसपे लोग ये भी पूछते हैं मुतवक्के तौर पे फ़ैसला क्या हो सकता है? जितना भी मैंने अभी तक समाअत सुनी है, इस हवाले से मैं पहले भी 2-3 वीलॉग्स में बता चुका हूँ कि अब तक के जितने भी जजेस के रिमार्क्स हैं या इवन जो सवालात हैं, तो उसको देखा जाए तो 2 जो माइंडसेट बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। एक माइंडसेट ये है कि जो पीटीआई को या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को अवाम की तरफ से मैंडेट दिया गया है, उसका एहतराम करना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ जो एक जजेस का माइंडसेट है वो ये कहता है कि हमें ये कौन पॉपुलर है, कौन नहीं है, किसको अवाम मुंतखब करती है, किसको नहीं करती, सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ये काम है कि जो हमारे सामने आइन और कानून है, उसके मुताबिक फैसला क्या आता है और उसी बुनियाद के ऊपर अगर देखा जाए तो पहले जो था वो 6 से 5 से 8 जजेस एक तरफ थे, 5 जजेस एक तरफ थे। फिर हमने देखा कि कुछ दरमियान में जजेस जो है वो उनका जो है वो माइंड थोड़ा बहुत तब्दील हुआ, जो सवालात पूछे गए उसकी बुनियाद के ऊपर। लेकिन अब जो फैसला आज की जो समाअत थी, उसको देखा जाए तो उससे ये तासुर मिलता है कि जो चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा हैं, वो इस हवाले से बिल्कुल क्लियर हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने क्योंकि मखसूस नशिस्तों की कोई फ़हरिस्त जमा ही नहीं कराई, तो इसलिए वो इसकी एलिजिबल ही नहीं है। जबकि दूसरी तरफ आज जस्टिस का जो अतर मिनल्ला हैं, एक बार फिर वो अवामी मैंडेट की बात करते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि ये किसी जज का काम नहीं है डिटरमिन करना कि कौन कितना पॉपुलर है, कौन कितना जो है अवाम में मकबूल है। उसको फैसला करना है जो आइन और कानून है, उससे रेलेवेंट आइन और कानून के मुताबिक। तो इस पे अगर देखा जाए, ये जो फैसला रिज़र्व हुआ है डिवाइडेड होगा, कोई इस पे वो नहीं होगा इसका फैसला जो है मुत्तफ़िक़ा तौर पे, लेकिन मेजॉरिटी जो है ये इसी हक़ में है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की नशिस्तें नहीं बनती। ताहम अगर ये भी देखा जाए कि इस पे ज़्यादा वो हुआ, तो ये भी अदालत कह सकती है कि ये एक लेजिस्लेटिव वॉइड है, ये एक खला है जो कानून में जो इलेक्शन एक्ट है 2017 का या आइन का आर्टिकल 51 की जो क्लॉज़ डी है, उसमें कि ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, जो उस हवाले से हुकूमत इसको क्लैरिफ़ाई करे और एक स्पेसिफ़िक टाइम पीरियड जो है वो अदलिया दे सकती है कि इस दौरान जो है आप ये आइन साज़ी करके या कानून साज़ी करके इस लेजिस्लेटिव जो वाइड है उसको ख़त्म करें। अदरवाइज़ फिर अदलिया अपना जो है कोई फ़ैसला दे सकती है इस हवाले से। ये भी एक मुतवक्के तौर पे फ़ैसला हो सकता है। तो ये इन 2 फ़ैसलों के अलावा तीसरा जो है, वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो मेजॉरिटी जजेस हैं वो या तो फिर इसी चीज़ पे बिलीव करते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने क्योंकि सीट मखसूस नशिस्तों का वो नहीं दिया, तो इसलिए इनको नहीं बनता इनकी तरफ से। अब सवाल ये भी उठता है कि कोई इस तरह की जो
लेजिस्लेटिव वॉइड्स आते हैं, तो इस पे हमारी जो कसूर किसका है? क्योंकि जो हमारी अदालती निज़ाम है, इसको और उसके अलावा ओवरऑल जो हमारे कानून बनते हैं या पार्लियामेंट में कानून साज़ी होती है, उसको जो है वो देखने के लिए वो पाकिस्तान लॉ कमीशन एक बनाया गया है, और ये शुरू से है। पाकिस्तान लॉ कमीशन में जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो चेयरमैन होते हैं। बाकी इसके जो मेंबरान में तमाम तर हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस, लॉ मिनिस्टर भी होते हैं। इनका काम ये होता है कि कोई भी आइन या कानून साजी की जाती है, तो उसमें अगर कोई लेकुना है, तो वो ये पॉइंट आउट किया जाता है पाकिस्तान लॉ कमीशन में। ये उसको जो है वो रिव्यू करते हैं तमाम तर कानून को, और अगर कोई इस तरह का लेकुना हो तो वो उसको ख़त्म किया जाए, ये रिकमेंडेशन भेजते हैं पार्लियामेंट को, और वो पार्लियामेंट फिर उस कानून साजी में जो है वो तरमीम कर देती है अगर कोई लेकुना हो। तो सवाल ये है कि अगर इस तरह के कोई वॉइड्स हैं, किसी कानून में कोई इस तरह के झोल हैं, खला हैं, तो ये हमारे जो पाकिस्तान लॉ कमीशन है वो अपना काम क्यों नहीं कर रहा? क्यों इस तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं भेजी जाती? फिर उसमें ये भी होता है कि जितनी भी अगर इफ़ेक्टिवली जुडिशल सिस्टम को काम करना है, तो पाकिस्तान लॉ कमीशन को भी इफ़ेक्टिवली तमाम तर जो कानून है उनको रिव्यू करना चाहिए। अगर कोई खला है, तो उसको पाकिस्तान लॉ कमीशन जो है वो रिकमेंड करे, पार्लियामेंट उसको वो ख़त्म करे, ताकि ये इस तरह के जो कानूनी जो केसेस होते हैं या आइनी जो मसाइल के हवाले से कोई केसेस होते हैं, वो अदलिया का इतना ज़्यादा टाइम ही वेस्ट ना किया जाए और आम आवाम को जो है वो इस हवाले से रिलीफ दिया जाए। तो मेरा ख्याल है कि हमें ओवरऑल अपना जो जुडिशल सिस्टम है उसको रिव्यू करने की भी ज़रूरत है। बहरहाल आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।